वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो होगा हमारा कौन सा लूसेंट सीरीज़ का देखेंगे। लूसेंट सीरीज़ में हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य। पहले हमने देख चुका था कौन सा, पहले हमने इसके पिछले वीडियो हमने देखेंगे संगम युग। अब देखेंगे हम कौन सा, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या बोलता है देखते हैं। गुप्त साम्राज्य को आज पूरा वीडियो को ख़त्म कर देंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ तो तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ। तो गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ, तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः गुप्त लोग कौन थे, कुषाण के सामंत थे। गुप्त लोग कौन थे, कुषाण के सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे, सिरुगुप्त थे। कब किए थे, 240 से 280 ईसा पूर्व में। इसीलिए बोल रहा है कि तीसरी सदी के, तीसरी शताब्दी के थे। कब थे, 240 से 280 हुआ। तो कौन सा शताब्दी होगा, तीसरी शताब्दी में। और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए तो श्रीगुप्त हुए। गुप्त लोग कौन थे तो कुषाण के सामंत थे। और कुषाण लोग कौन थे तो कुषाण लोग कौन थे, भारत में यवन राज्य वाले लोग थे जो विदेशी आक्रमणकारी थे। तो विदेशी आक्रमणकारी में फर्स्ट कौन हो गए तो हिंद यूनानी के बाद हो गया शक के बाद हो गया पहलो के बाद हो गया कुषाण। कुषाण के सामंत ही कौन थे, गुप्त साम्राज्य जो थे कुषाण के सामंत थे। और गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ तो तीसरी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 240 से 280 ईसा के 240 से 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे तो घटोत्कच थे। कब थे तो 280 से 320 ईसा पूर्व नहीं, 380 से 320 ईस्वी में। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। अब देखते हैं गुप्त वंश यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और इधर तो थोड़ा सा डिटेल्स में बताया कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त हो गए। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है तो घटोत्कच हो गया। गुप्त वंश कब स्थापित हुआ था, 240 से 280 ईस्वी में। और उसके उत्तराधिकारी कौन है, घटोत्कच हुए। घटोत्कच के बाद कौन हुए तो गुप्त वंश के महान सम्राट कौन हुए, चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। कौन, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। और किसका, इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी किया था तो लिच्छवी राजकुमारी किससे, कुमार देवी से विवाह किया था। और महाराज धीराज की इसने उपाधि धारण किया था। गुप्त वंश जो था 319 से 320 ईसा पूर्व की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसका, गुप्त सामंत का, गुप्त वंश नहीं, गुप्त सामंत का 319 से 320 ईसा पूर्व में शुरुआत हुआ था। और किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखिए ना यहाँ पे कि 319 से 320 ईस्वी में गुप्त वंश आया था। तो उस टाइम राजा कौन था तो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम राजा कब बना था, 320 ईस्वी में बना था। तो उसी से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि गुप्त वंश की गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अब देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, समुद्रगुप्त का। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन था, फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीगुप्त हुए। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी कौन, घटोत्कच हो गया। घटोत्कच के बाद कौन बना तो चंद्रगुप्त प्रथम बना। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन हुआ, समुद्रगुप्त हुआ। इसने जो 335 ईसा ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणवर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। किसने, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के कितने 12 शासकों को पराजित किया था। कभी कभी स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बी अवेयर, बी केयरफुल। ये सब क्वेश्चन को कभी कभी स्टेटमेंट वाइज में दे देगा तो क्वेश्चन स्वाभाविक है कि नहीं बन पाता है। तो स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन में ये सब जो वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 9 जो हो गए कहाँ से, आर्यावर्त से हो गए। और 12 जो हो गए कहाँ से, दक्षिणावर्त से हो गया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन कौन है हुए तो समुद्रगुप्त हुए। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक,
एवं परम भागवत की भी उपाधि धारण की, इसने कविराज की भी उपाधि धारण की। तो याद रखिए कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधि धारण की। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की, और किसके कविराज की उपाधि धारण किया था, किसने, समुद्रगुप्त ने। और महाराज धीराज की उपाधि का धारण किसने किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। महाराज धीराज की उपाधि किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और समुद्रगुप्त ने किस चीज़ का उपाधि धारण किया, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। अश्वमेधकर्ता बोला गया, विक्रमादित्य बोला, परम भागवत की उपाधि धारण किया, और कविराज की उपाधि धारण किया। किसने धारण किया, तो समुद्रगुप्त ने। और क्यों धारण किया था, क्योंकि इन्होंने 9 आर्यावर्त और 12 दक्षिणावर्त, 9 आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करने के बाद इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। और अश्वमेधकर्ता, विक्रमक, परम भागवत और कविराज धीराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त जो था विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो था किसका उपासक था, विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त क्या था, संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्के पर था कि बिना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया था जी। उसके सिक्का जो निकाला गया था समुद्रगुप्त के टाइम में, तो उस पर बिना बजाते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है क्या, कि समुद्रगुप्त क्या था, संगीत प्रेमी था। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन थे। इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुए हरिसेन हुए। इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। परम भागवत क्या बोलते हैं, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, समुद्रगुप्त था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो समुद्रगुप्त था। यह गया एवं नालंदा में मिले 2 ताम्र लेखों से समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया था। समुद्रगुप्त को परम भागवत क्यों कहा गया था, क्योंकि गया एवं नालंदा में मिले 2 ताम्र लेख से समुद्रगुप्त को परम भागवत की जानकारी मिलती है। और परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक किसने था, तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी किसने बना, चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी किसने बना, चंद्रगुप्त द्वितीय। और समुद्रगुप्त किसके उत्तराधिकारी हुए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और इसी के शासनकाल में कौन आया था, तो चीन बौद्ध यात्री कौन आया था, फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था। कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। अब देखते हैं कौन सा, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे। और ये जो एग्जाम में जो हर बार क्वेश्चन पूछने को देखने को मिला है कि शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा सिक्के जारी किए थे, तो चांदी के सिक्के जारी किए थे, यानी कि सोना के सिक्के, क्योंकि गुप्त काल में सोना के सिक्के भारी मात्रा में जारी किया गया था। ये तो राइट है। लेकिन शकों का विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, ज़्यादातर चांदी के सिक्के, ज़्यादातर नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे शकों को विजय के उपलक्ष्य में, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा सिक्का जारी किए थे, तो चांदी का सिक्का जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। यह उपाधि इसने 57 ईस्वी में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिम भारत में शक छत्र पर विजय के पालन का उपलक्ष्य धारण किया था। शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अभी तक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कितने राजा हुए, तो 14 राजा हुए जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला। ये कभी कभी क्या एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले तो कितने राजा हुए, तो 14 राजा जो हुए विक्रमादित्य को उपाधि धारण करने वाला। अब वंस अगेन हम देखते हैं कौन सा, कि
चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। और समुद्रगुप्त ने किसका किया था, परम भागवत। मेन वाले हम बता रहे हैं। ये समुद्र जो जिससे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था और समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण किया था और समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कितने राजा हुए, तो 14, टोटल 14 राजा हुए अभी तक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला। साब जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। साब जो था किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। और हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का राजकवि था। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाटलिपुत्रा उज्जैन का क्या थी, विद्या का प्रमुख केंद्र था। पाटलिपुत्रा जो अभी पटना बोला जाता है और उज्जैन जो था विद्या का प्रमुख केंद्र था। किसके टाइम में था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में था। अनुश्रुति को है, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान होते थे, तो 9 विद्वान होते। किनके दरबार में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान होते थे, जिसमें से 9 विद्वानों में से एक मंडली निवास करती थी, जिसे क्या बोलते थे, नवरत्न बोलते थे। महाकवि कौन थे, महाकवि कालिदास थे। अग्रगण इसमें संभवतः इसमें अग्रगण थे। कालिदास के अतिरिक्त कौन थे, इनमें धनवंतरी थे। छापनक जो कौन थे, फलित ज्योतिषी विद्वान थे। अमरसिंह हो गए, अमरसिंह कौन थे, कोशकार थे। शंकु हो गए, वस्तुकार हो गए। बेताल भट्ट घटक पर 12 महिर और बर रुचि थे। लोग कितने हो गए, 9 हो गए। फर्स्ट देखें कौन सा, कालिदास हो गए। कालिदास के बाद धनवंतरी हो गए। कालिदास के बाद धनवंतरी हो गए। छपनक हो गए। छपनक के बाद हो गए अमरसिंह। कालिदास, धनवंतरी, छपनक, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक, करपर, भरूच, 12 महिर और भरूच। वंश अगेन हम देखेंगे नौ रत्नों के बारे में हम देखते हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्यमान थे लोग। और कौन कौन से, कालिदास हुए, कालिदास धनवंतरी छपनक, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट। कालिदास धनवंतरी छपनक अमरसिंह शंकु बेताल भट्ट। घटक पर बेताल भट्ट के बाद घटक पर 12 महिर और भरूच। वररुचि जो विद्वान थे, वररुचि कौन थे, विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहक सचिव जो थे वीरसेन जैसे मतलबी या शिव की पूजा करने के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्यामींस एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि थे। कौन थे, वीरसेन थे। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कुमारगुप्त प्रथम हुआ। इसे कुमारगुप्त प्रथम को क्या बोला जाता है, गोविंद गुप्त भी बोला जाता है कभी कभी। ये भी एग्जाम में देखने को मिला है कि कुमारगुप्त प्रथम को क्या बोला जाता है, गोविंद गुप्त भी बोला जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, स्कंदगुप्त हुआ। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो स्कंदगुप्त हुआ। और क्या बोलते हैं, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। किसने करवाया था, तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदात और सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का क्या बोला था, सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हुआ। अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को क्या बोलते, गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेश की इकाई भुक्ति या प्रांत थी जिसके शासक को क्या बोलता था, उपरीक कहा जाता था। अब देखते हैं उपरीक शासक कहा जाता था, क्या बोलते हैं, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही
हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था और अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था। अब देखते हैं वंस अगेन क्रम के अनुसार हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ से गुप्त के अंतिम गुप्त शासक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गुप्त शासक कौन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीगुप्त हुआ। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी कौन, घटोत्कच हुआ। उसके बाद प्रथम महान सम्राट कौन बना, प्रथम महान गुप्त सम्राट कौन बना, तो चंद्रगुप्त प्रथम बना। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद हुआ कौन सा, समुद्रगुप्त के बाद हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना कुमारगुप्त बना। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त बना। कुमारगुप्त को ही गोविंद गुप्त बोला जाता है। अब कुमारगुप्त प्रथम को उत्तराधिकारी किसने बना, तो स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त हुआ। और सबसे लास्ट शासक कौन होगा, तो विष्णुगुप्त होगा। इसी तरह से क्रम में आप इसको देखते रहिएगा। अब देखते हैं गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी, देश थी। सबसे बड़ा गुप्त साम्राज्य के प्रादेशिक इकाई क्या हुआ, तो देश हुआ, जिसकी शासक को क्या बोला जाता, गोपना बोला जाता। देश की शासक को सबसे बड़ी जो शासक थे उसको देश बोला जाता था, और देश के शासक को क्या बोला जाता था, तो गोपना कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी, भुक्ति या प्रांत थी। भुक्ति या पहली प्रादेशिक इकाई कौन थी, देश थी। देश के शासक को गोपना बोला जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई कौन थी, प्रांत थी। प्रांत के शासक को क्या बोला जाता, तो उपरीक बोला जाता था। ये सब जो है एग्जाम में देखने को स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है, बहुत बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है। तो इसको एक बढ़िया अच्छा से देखना बहुत ज़रूरी है। भुक्ति के नीचे कौन था, भुक्ति के नीचे तो विषय था, जो जिला नामक प्रशासक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख कौन थे, विषयपति होते थे। वंस अगेन हम देखेंगे देश के सबसे बड़े प्रादेशिक इकाई कौन था, देश था। देश के शासक को क्या बोले, तो गोपना बोला जाता था। देश के शासक को क्या बोले, गोपना बोला जाता था। प्रांत जो दूसरे इकाई पे कोई प्रांत के शासक को क्या बोले, उपरी को बोला जाता था। भुक्ति के नीचे कौन था, विषय होता था। विषय के शासक क्या बोला था, विषपति बोला जाता था। इस तरह से हमें स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन मिलता है तो बनाने में आसान हो जाएगा। अब देखते हैं पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या बोला जाता था। बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि गुप्त विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या बोला जाता था, चाट बोला जाता था। आप इसे समझ सकते हैं कि चाट और भाट से आप समझ सकते हैं कि को क्या बोला जाता था, गुप्त शासक में साधारण कर्मचारी को, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या बोला जाता था, चाट एवं भाट बोला जाता था। अब पुलिस विभाग के मुख्य कर्मचारी को क्या बोला जाता था, दंड पाशिक बोला जाता था। इसे आप याद कीजिएगा। याद करने का हम छोटा सा क्लू बताते हैं। जो छोटे विभाग वाले अधिकारी थे, पुलिस विभाग के साधारण अधिकारी थे, उसको क्या बोलते थे, चाट और भाट बोला जाता था, क्योंकि वो अभी भी इनका वही काम है। और पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी के निर्देश में ही अभी भी दंड दिया जाता है। तो इसे याद रखें, पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या बोला था, तो दंड पाशिक बोला जाता था। और साधारण जो पुलिस विभाग के कर्मचारी थे, जो उनका अभी भी वही काम है, क्या काम है, चाट और भाट का काम है। इसी तरह से पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट और भाट बोला जाता था, और पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या बोला था, दंड पाशिक कहा जाता था। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोली जाती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम बोला जाता था। ग्राम का प्रशासन ग्राम का जो प्रशासन था, ग्राम सभा संचालित होता था। ग्राम सभा के मुखिया कौन थे, तो ग्रामीण थे, ग्रामीण कहलाते थे, तथा अन्य सदस्य जो थे महत्तर कहलाते थे। ग्राम प्रशासन के सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम कहलाती थी। ग्राम के मुखिया कौन थे, तो ग्राम के मुखिया ग्रामीण थे, उनके सदस्य को क्या बोले थे, महत्तर बोला जाता था। ये सब जो स्टेटमेंट वाइज में ही देखने को क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते हैं, और आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, जो स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। डिटेल्स में नहीं पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन को टिक आउट करना आसान नहीं हो पाता है। ग्राम समूहों में छोटी इकाई कौन थी, पेठ थी। ग्राम समूहों में छोटी इकाई को क्या थी, ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता था, तो पेठ बोला जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपुत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों को ताम्रपुत्र नहीं, गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र के भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों को क्रियाकलापों का उल्लेख होता है। किसमें है, तो दामोदरपुर ताम्रपत्र में है।
भू राजस्व का कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग पर हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम जो आज बैन आजकल अभी जो ट्रेंड है बलात् श्रम जो बैन किया हो गया है, गुप्त काल में बलात् श्रम चालू रहता था। और क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे, गुप्त काल में बलात् श्रम जो होता है, बलात् श्रम राज्य के लिए एक आय का स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। क्या बोलते हैं, बलात् श्रम में इसी से ज्ञात होता है कि बलात् श्रम उस टाइम चलता था। कब? गुप्त काल में। गुप्त काल में बलात् श्रम क्या था, एक प्रकार का कर माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। किसमें? गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि। पहला कौन सा? क्षेत्र था। क्षेत्र किसका था? तो क्षेत्र पे कृषि करने योग्य भूमि था। वास्तु जो था, वास करने योग्य भूमि। याद कि देखिएगा ध्यान से, क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, वास करने योग्य, चारागाह जो था पशुओं के चारागाह। सील क्या होता है? ऐसे भूमि जो जोतने योग्य नहीं है, मतलब कि सील है जो जोतने योग्य नहीं है। सील है, जोतने योग्य नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीक़े से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है? क्षेत्र बोला है। क्षेत्र बोलता है कृषि योग्य भूमि। वास्तु है, वास करने योग्य भूमि, जो जहाँ पे लोग रहते हैं उसे वास करने योग्य भूमि बोल गए। चारागाह हुए, पशुओं के चारागाह के लिए भूमि था। और सील जो था, सील क्या बोलते हैं? वैसे भूमि जो कृषि योग्य भूमि नहीं थे, जोत योग्य भूमि नहीं थे, वो सील कहेंगे कि जोत योग्य भूमि नहीं थे, इसीलिए उसको जोता नहीं गया था। क्या था वो? सील था, जोत नहीं सकते थे उसके। अपरहत किसको बोलते हैं? जो ऐसे भूमि जो जंगली होते थे। ये जो डाटा है किसका है? गुप्त काल का है। गुप्त काल के क्षेत्र जो हो गया, कृषि योग्य भूमि गया, वास्तु हो गया, वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि हुआ, वस्तुओं के चारागाह योग्य भूमि। सील हो गया, ऐसे भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सील बोलते थे। अपरहत हो गया, ऐसे भूमि जो जंगली होते थे उसे क्या बोलते थे? अपरहत बोलते थे। ये सब क्या है? गुप्त काल का भूमि है। अब देखते हैं सिंचाई के लिए रहट या घंटी क्षेत्र का प्रयोग किया जाता था। श्रेणी में प्रधान को क्या बोला जाता है? ज्येष्ठ बोला जाता है। अभी भी जो श्रेणी में प्रधान है उसे ज्येष्ठ ही बोला जाता है। गुप्त काल के उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। कहाँ? गुप्त काल में उज्जैन जो थे, उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। गुप्त काल में उज्जैन जो थे बहुत ही व्यापारिक केंद्र थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में पाटलिपुत्रा और उज्जैन में उज्जैनियों जो क्या थी? विद्या का केंद्र भी था। कौन सा? उज्जैन और कौन सा? पाटलिपुत्र। और गुप्त काल में उज्जैन जो थे व्यापारी का केंद्र भी था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे। देखिए यहाँ पे गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को क्या बोला जाता है? दिनार कहा जाता था। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे। केवल स्थानीय लेन देन चलते थे। और क्या बोलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के जीत के उपलक्ष्य में किस चीज़ का सिक्का जारी किया था? तो चांदी के सिक्का जारी किया था। इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में में चांदी के सिक्के जारी किए थे। और गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी गलत हो जाता है कि लोग मार करके चल आते हैं। कौन सा? कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में सोने के सिक्के जारी किए थे। नहीं, सोने के नहीं हो जाएगा, यहाँ पे चांदी के सिक्के हो जाएगा। और गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक जो था सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता था? तो दिनार बोला जाता था। अब देखते हैं कुछ टर्म जो दिया हुआ है। विष्णु मंदिर कहाँ में है? तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में विष्णु मंदिर। शिव मंदिर कहाँ में? भूसरा में है। भूसरा कहाँ? नगौर, मध्य प्रदेश में ही है। पार्वती मंदिर कहाँ में है? मध्य प्रदेश में ही है। नयन ठुकार। दशावतार मंदिर कहाँ में? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर है। शिव मंदिर कहाँ में है? तो खोह नागौर मध्य प्रदेश में हो गया। लक्ष्मण मंदिर कहाँ में है? तो भीतरगांव कानपुर में हो गया। तो देखेंगे हम कौन सा? दो जो मंदिर है, दशावतार मंदिर और लक्ष्मण मंदिर कहाँ में? दशावतार मंदिर जो था
दशावतार मंदिर जो था उत्तर प्रदेश में था। लक्ष्मण मंदिर कहाँ में है, तो कानपुर में है। बाकी विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, शिव मंदिर जो था मध्य प्रदेश में बनाया गया था। गुप्तकालीन मंदिरों हैं। कास्थों का सर्वप्रथम वर्णन क्या था? कास्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति से मिलती है। जाति के रूप में कास्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति से मिलती है। ओशनम स्मृति से किसका मिलता है? कास्थों का जाति का वर्णन मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग होते थे। किसमें? विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग रहते थे। वो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। कौन? विंध्य सबर जाति लोग। ये कभी कभी स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन पूछता है या जो डायरेक्ट भी क्वेश्चन देता है कि कौन सा जाति जो थे गुप्त काल में देवताओं को खुश करने के लिए मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। तो कौन सा हो गया? सबर जाति के लोग। या पहली बार ये इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन आपका कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब मिला था? 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी को सती होने का उल्लेख मिलता है। तो सती प्रथा हमारा कहाँ से, सती प्रथा का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो गुप्त वंश से हुआ था, क्योंकि गुप्त वंश में सबसे पहले मिला था सती होने का। कौन सा? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जो भोजराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो थी सती हुई थी। और सती प्रथा को ख़त्म कब किया गया? 1829 में राजा राम मोहन के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटी के द्वारा सती प्रथा को 1829 में ख़त्म किया गया, जो कि एक बहुत ही खराब प्रथा थी। अब देखते हैं गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिला को क्या बोलते थे? गणिक बोलते। जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला थी उसको क्या बोलते थे? गणिक बोलते थे। और जो वृद्धा वेश्या थी उसे क्या बोलते थे? कुटनी बोलते थे। ये भी क्वेश्चन जो था कभी कभी एग्जाम जो था स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन आता है। जो जिस तरह से क्वेश्चन आते जाएगा हम उसको बताते जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। अब देखते हैं वेश्यावृत्ति करने वाली महिला कौन थी? गणिक थी। और जो वृद्धा वेश्या थी कौन थी? कुटनी थी। वृद्धा वेश्या का काम तो क्या था? कुटनी कहा जाता था, कुटनी थी नहीं। वृद्धा वेश्या को कुटनी कहा जाता था। और गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिला को क्या बोले थे? गणिक बोला जाता था। आज भी ये गणिके हैं। कुछ सम्राट गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट क्या थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि समुद्रगुप्त भी जो किस विष्णु का उपासक था। अब बोलते हैं क्या वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने इसे राजधर्म भी घोषित किया था। राजधर्म किसने घोषित किया था? किस धर्म को राजधर्म घोषित किया था? तो वैष्णव धर्म को राजधर्म घोषित किया था। किसने घोषित किया था? तो गुप्त राजाओं ने घोषित किया था। इस विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ? देवगढ़ जिला ललितपुर के दशावतार मंदिर एवं बेतवा नदी के तट पर स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ में है? तो दशावतार मंदिर हो गया आपका ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। अजंता में 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष बचे हुए जिसमें 16 जिसमें संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है, जिसमें गुफा 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी के चित्र प्रशंसनीय हैं। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। 17 को क्या कहा गया? चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म जीवन महाविनिष्क्रमण परिनिर्माण की घटनाओं के संबंधित चित्र उद्धृत किया गया है। किसमें किया गया है? तो चित्र संख्या 17 में किया गया है। और चित्र संख्या 17 को क्या बोला जाता है? चित्रशाला कहा जाता है, जिसमें बुद्ध के जन्म मरण और ज्ञान की प्राप्ति तीनों का जन्म हो गया, जीवन हो गया, महाविनिष्क्रमण हो गया, महापरिनिर्माण हो गया, उसके संबंधित चित्रों के साथ दर्शाया गया है। कौन सा? गुफा नंबर 17 में। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान से विंध्य पर्वत से काटकर बनाई गई है। कौन सा? बाघ गुफा। कहाँ में?
तो मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत को काट करके बनाई गई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इनमें 5 भाग होते हैं। कौन सा? मित्र, भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध पर्याय और अपरीक्षाकारित्व। किसमें 5 भाग है? वो तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कौन सा पंचतंत्र है। कब लिखा गया था? तो गुप्त काल में लिखा गया था। अब कब कहते हैं? आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत का नामक ग्रंथ दिया था, जिसने सूर्य और चंद्रमा के वास्तविक कारण बताए थे। आर्यभट्ट जो थे पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे, जिसने घोषणा किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। किसने सबसे पहले घोषणा किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था कि पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है। अब 12 महिर जो क्या थे? 12 महिर बृहद संहिता, पंचसिद्धांत, बृहज्जक, लघु जातक की रचना किया था। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भूगोल की विषयों की चर्चा किया गया है। ब्रह्मगुप्त जो थे इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। किसने बोला था? तो ब्रह्मगुप्त भी एक महान नक्षत्र वैज्ञानिक थे एवं गणितज्ञ भी थे। कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के नियम के अनुसार घोषणा क्या किया था? कल्पना क्या किया था? प्रकृति के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से सभी वस्तुएं अपनी की ओर आकर्षित करती है। ये न्यूटन का नियम को पहले ही प्रतिपादन कर लिया था। गुप्त काल में पलकाय ने पशु चिकित्सा एवं हस्त्या आयुर्वेद लिखा था। किसने? पलकाय लिखा था। पशु चिकित्सा पर हस्त्या आयुर्वेद लिखा था। किसने? पलकाय लिखा था। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई थी। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियाँ दी गई है। पुराणों में वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। संस्कृत जो थी गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता था? रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किसमें किया गया था? तो गुप्त काल में किया था। कौन से किया गया था? याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना कब किया गया था? तो गुप्त काल में किया गया था। गुप्त काल में ही कौन सा रचना किया गया था? तो वाला विष्णु शर्मा का पंचतंत्र भी गुप्त काल का ही रचना है। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल के शासकों ने ये इम्पोर्टेंट है। गुप्त काल के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक क्या ग्राम अनुदान दिया था? कौन दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सृजन के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल में लिखी गई है। शूद्रक का लिखा नाटक कौन सा? मृच्छकटिनम या माटी की खिलौनागिरी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या की प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? गुप्तकालिक साहित्य में सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास ने इसको लिखा। किसने? भास के 13 नाटक की कला में शूद्रक ने लिखा। भास ने नहीं। भास के 13 नाटक की एक कला है। शूद्रक का लिखा हुआ है। कौन सा? शूद्रक का लिखा कौन से? नाटक मृच्छकटिनम। इसमें माटी के खिलौनागिरी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या की प्रेम कहानी है। और गुप्त काल में वेश्या को क्या बोला जाता था? गुणिक बोला जाता था। और वृद्धा वेश्या को क्या बोला जाता था? तो कुटनी बोला जाता था। अब देखते हैं कौन सा? कालिदास की कृत कौन थी? अभिज्ञान शकुंतलम थी, जिसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला
अभिज्ञान शकुंतलम में किसका कृत किया गया है, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी की कथा लिखा गया है। किसमें, अभिज्ञान शकुंतलम में। अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा किसने है, तो कालिदास ने लिखा है। कभी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, कौन सा, कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा है। और किसके ऊपर कृत बनाया गया है, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी की कथा है। द्वितीय भारतीय रचना है कि जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है, कौन सा, अभिज्ञान शकुंतलम के। ऐसी प्रथा रचना भागवत। ऐसी प्रथम रचना जो है, प्रथम रचना कौन सा है, प्रथम रचना जो यूरोपीय भाषाओं में किया गया तो भागवत गीता है। और दूसरी कौन सा है, तो अभिज्ञान शकुंतलम है। अब क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या बोला गया है, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही भारतीय इतिहास का, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या बोला गया है, तो स्वर्ण काल बोला गया है। किसको, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। नागरिकों का क्रमिक पतन, नोट जो है, नोट में क्या बोलते हैं, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन जो था गुप्त काल की क्या थी, महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसी तरह से आज का चैप्टर मेरा गुप्त काल समाप्त होता है। गुप्त काल को हमने समाप्त कर दिया है और लूसेंट सीरीज एक कंटिन्यू होते रहेगा कि होप हमने बीच में इसको स्टॉप कर दिया था। अब इसको हमने कंटिन्यू हो जाएगा लूसेंट सीरीज। और लूसेंट सीरीज को हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद हम ज्योग्राफी में इंटर करेंगे और इसको हमें पूरी तरह से ख़त्म करना ही हमारा मोटिव है। और आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें और एक बार बुक पढ़ लें और लगातार इसको वीडियो को रिकॉल करते रहें। ये आपको 100% इससे बेनिफिट होगा। हमने ये भी बताया कि किस तरह से क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनता है, हमने पूरी तरह से इसको वीडियो के अंदर में बताया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।